नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। और आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे शानदार टॉपिक जिसे कहते हैं क्वेश्चन टैग, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बंदे का नाम है, देख लो आप, और ये टॉपिक है हमारा। ठीक है भाई, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इनके क्वेश्चन टैग बनाने अपने को। यू आर हंग्री, ही इज फ्रॉम स्कॉटलैंड और शी इजंट वेरी हैप्पी अबाउट हर न्यू जॉब और वी आर नॉट अलाउड टू लीव। क्वेश्चन टैग होता क्या है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, परेशान मत हो, पढ़ रहा था सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो क्वेश्चन टैग क्या होता है बंदो, बहुत ध्यान से और आसान भाषा में समझो इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन टैग होता क्या है पहले तो हिंदी में समझ लो। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे मान लो आप जब भी बोलते हो ना मैं अच्छा दिख रहा हूं, तो कंफर्मेशन के लिए आप बाद में क्या बोलने वाले हो? नहीं दिख रहा हूं क्या? सुन पा रहे हो? हेलो, हाँ तुमसे ही बोल रहा हूं। जैसे मान लो तुमने बोला कि मैं बहुत गंदा दिख रहा हूं, अब सामने वाले को इसके बाद आप एक और लाइन बोलते हो कभी कभी, देखना ज्यादातर, नहीं दिख रहा हूं क्या? समझ गए? तो ये जो नहीं दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं, ये जो आप लगा रहे हो ना सेंटेंस के लास्ट में, ये क्या बोल रहे हो आप? ये क्यों बोलते हो आप सामने वाले से कंफर्मेशन लेते हो कि ऐसा है नहीं क्या? है, मैं अच्छा दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं क्या? ये घर बहुत बड़ा है, नहीं है क्या बड़ा? समझ गए ना? इस तरह के आप जब भी लास्ट में बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे होते हैं? आप कंफर्मेशन दे रहे होते हैं। इसी कंफर्मेशन को कहा जाता है क्वेश्चन टैग, है ना? क्यूटी क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग की पहचान क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन टैग हमेशा कॉमा से स्टार्ट होता है ना? हमेशा कॉमा से स्टार्ट होता है, फिर बीच में आप जो भी लिखना चाहोगे और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। रिपीट कर देता हूं, जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा एक कॉमा से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। ठीक है, अब कई बारी लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन टैग में आपने अभी बोला कि नहीं है क्या, नहीं दिख रहा हूं क्या, ये घर बड़ा नहीं है क्या? मतलब ज्यादातर लोग क्वेश्चन टैग में नहीं है नहीं है नहीं है का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये कि क्या नॉट नॉट से ही भरा होता है ये सब कुछ? नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन टैग होता है इसमें नॉट लिखा हुआ आए तब भी सही। और एक और बना रहा हूं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन टैग की शुरुआत तो ऐसी होगी, कॉमा से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा, लेकिन इसमें नॉट नहीं लिखा है तो क्या ये गलत है? नहीं, तब भी ये बिल्कुल सही है। और नॉट लग जाए तब भी ये बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो हुआ कि क्वेश्चन टैग जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, और देखो बिना नॉट का है मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये आ गई। दो चीजें मैंने यहां पे आपको बता दी है। क्या क्या बता दिया आपको? कि एक तो जो क्वेश्चन टैग होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा कॉमा से स्टार्ट होगी और क्वेश्चन मार्क पे हमेशा खत्म होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ऐसा कभी नहीं होता कि क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ जो है नॉट भरा होता है, कभी कभी इसमें जो है बिना नॉट के भी होता है, तब भी इसको क्वेश्चन टैग ही कहते हैं। ये दो क्लियर है भाई? दोनों क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, ये हमारे समझ में आ गया सर। अब ध्यान सुनेंगे, आगे चल रहे हैं अपन समझने के लिए। देखिए क्वेश्चन टैग आखिर बनता किसका है? मैं सामने एक लाइन बोल रहा हूं और उसी का तो क्वेश्चन टैग बनेगा साहब, है ना? नहीं है क्या, बड़ा नहीं है क्या, यहां पर क्या आएगा? यहां पर वो वाक्य आएगा जिसका आपको कंफर्मेशन लेना है। जैसे कि भाई मैं बहुत गंदा दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं क्या गंदा? तो समझ गया ना? मतलब यहां पर एक सेंटेंस लिखना है, उसी का तो निगेटिव यहां पे बनना है या पॉजिटिव यहां पे बनना है, क्वेश्चन टैग उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी सेंटेंस को समझ लो आप कि क्या होता है सेंटेंस। देखिए भाई, जितने लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, काफी बार मैंने आपको कहा है, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस में बीच में एक वर्ब होती है। जैसे ही आपको वर्ब मिल जाए तो वर्ब से इस तरफ जो भी लिखा होता है वो सारा कुछ सब्जेक्ट होता है, और वर्ब से इस तरफ जो भी सारा कुछ लिखा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और फिर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ये कॉमा लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाया। अब इसमें बीच में क्या आएगा उसको समझने के लिए पहले यहां पर ध्यान दे दो आप, है ना, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखेंगे, बहुत से सुनेंगे भाई, मैंने आपको कहा वर्ब ढूंढ लो। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। वर्ब जो होती है ना, वर्ब ये दो तरह की होती है। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी भाई मेन वर्ब। क्लियर होगी बात? अब सर हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं तो वो भी सुन लीजिए भैया। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे कि आपने कभी भी सुना हो, अगर इज, आपने कभी सुना हो एम, आपने कभी सुना हो आर, ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके अलावा सर आपने वॉज सुना है, कभी भी सुना है वॉज, तो हमें आज से याद रखिए, अगर पहले नहीं भी पता था तो ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं ये हेल्पिंग वर्ब में काउंट होती हैं। तो वॉज हो गया, आपने कभी भी देखा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा, है ना? इतने तो अपन नहीं होंगे गंवार कि वॉज और वर ना देखा ही होगा। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो आपने कभी भी देखा है तो इसमें आ जाएगा। भाई एक होता है आपका हैज, भाई एक हो गया आपका हैव, और एक हो गया भाई आपका हैड। सुन रहे हो सबके सब? सुनते रहो भाई। ठीक है, तो हैज, हैव, हैड, ये तीन हो गए, ये भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं साहब। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आता है इसमें मॉडल। देखो मैं बोर्ड के बाहर ना हो जाऊं, तुम बोलो कि कहाँ गए,
है ना। मॉडल वर्ब भी आती है। मॉडल वर्ब कैसी होती है? मॉडल वर्ब आपने सुनी है कैन, तो कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। देख लो, आज से ये पिक्चर आपको याद हो जानी चाहिए, बस एक बार ध्यान सुनना है। कैन से बना कुड, ठीक है, ये सब काम आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान सुनो, बस सुनो। कैन से बना कुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। ऐसे ही आपने देखा होगा विल, और विल से बना वुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। ऐसे ही आपने सुना होगा शैल, शैल से बना शुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। आपने सुना होगा मे से बना माइट, है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। आपने सुना होगा मस्ट, मस्ट भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। ये मस्ट, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये सब मॉडल वर्ब है। पूरी मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब में काउंट होती है, ये बता रहा हूं आपको। क्लियर होगी बात? ये ध्यान रखेंगे। सर तो आपने इतना जो बताया हमें, ये तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो गई पूरी की पूरी, ये तो पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिर्फ इतनी जितनी आपने अभी बताई। सर तो मेन वर्ब क्या होती है? तो उसको भी सुन लीजिए भैया। मेन वर्ब किसे कहते हैं? पेन थोड़ा सा अच्छा ले लूं। मेन वर्ब क्या होती है? ये जो मेन वर्ब होती है ना दोस्तों, ये फिर 4 तरह की होती है, फिर 4 तरह की होती है। सर कौन कौन सी? इनको 4 कैटेगरी में कैसे बांटा? एक बनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बनी भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक बनी भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक बनी भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, समझ गया ना? तो जब भी आपने ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सुनी होगी ना, कभी भी जिंदगी में अगर आपने सुना हो, है ना, एक तो पसीना बहुत निकलता है रे, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे, कि जब भी आपने सुना ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो समझ जाओ कि आप मेन वर्ब के कैटेगरी में बात कर रहे हो आप। क्लियर होगी बात? सर ये कैसे कैसे हैं, कौन कौन से सुन लेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे इन सबको, ध्यान सुनो। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसे कहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट की पहचान होती है। ये जो सेकंड फॉर्म होती है ये होती है भैया पास्ट, ठीक है, ये पास्ट में आ जाता है। ये जो थर्ड होता है भाई इसे कहते हैं परफेक्ट, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको, परफेक्ट को ध्यान बस सुनना है। और ये जो फोर्थ फॉर्म होता है इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना, कैसे होता है मैं बता रहा हूं। अंतर क्या है इनमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैं लेना चाहूं तो आपने सुना है वॉक, आपने सुना है वॉक्स, ठीक है। अंतर क्या है? एक बार सिर्फ वॉक बोलते हैं और एक बार वॉक्स एस लगा देते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों, चाहे वॉक लिखा हो चाहे वॉक्स लिखा हो, होते दोनों ही हैं और दोनों के दोनों फर्स्ट फॉर्म ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस वॉक में ईडी लगा दोगे, ईडी, है ना, ईडी जब भी लगाते हो तो अब आप आ गए सेकेंड फॉर्म में। अब ताज्जुब ये है कि आप फिर से वॉक्ड लिखो, ईडी लगाओ, और यही थर्ड फॉर्म होता है। तो कई बार तो डाउट ये भी हो जाता है कि सर सेकंड और थर्ड में हम कभी अंतर कैसे, कभी कोई मुझसे पूछ ले कि जो वॉक्ड है ईडी लगा हुआ ये सेकंड है कि थर्ड है सेंटेंस में, तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो आप परेशान मत हो, अभी आपको वही बताऊंगा मैं, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है भैया? फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसके लास्ट में आईएनजी लगा दो। तो आपने वॉक लिखा और उसमें लास्ट में आईएनजी लगा दिया, तो देख रहे हैं आप, देख रहे हो, चलने के लिए, चलना एक क्रिया है, क्रिया है तो वर्ब है, इसीलिए तो वर्ब है। और जब जब ये वर्ब होगा, और ये वर्ब भी कौन सा वाला है? हेल्पिंग की मेन। भाई हेल्पिंग तो ये सारी पिक्चर हो गई, अब इनको छोड़ करके जो बचेंगे वो सारी मेन हो जाएंगी। तो भाई अब मुझे मालूम है वॉक मतलब चलना, डांस मतलब ये नाचना, दुनियादारी, जब मतलब कूदना, तो ये सब किस में आ जाएंगे दोस्तों? ये सब के सब होते हैं मेन वर्ब में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जितनी मैंने लिखी ना सिर्फ इतनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो भी क्रिया आपको मिलेंगी वो सारी की सारी आपको मेन वर्ब में ठूस देनी है। और अगर वो मेन वर्ब में लिखी जाती है तो फिर वो उसके 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट वाले को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड वाले को पास्ट कहते हैं। ये टेंस की पहचान है कि अगर कोई प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो उसकी फॉर्म फर्स्ट होनी चाहिए, अगर कोई पास्ट में लिखा जाएगा तो उसकी सेकंड होनी चाहिए। अगर कोई परफेक्ट टेंस बना रहे हो, अब परफेक्ट तो आपने सुना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। तो उसमें परफेक्ट का मतलब ये समझाऊंगा मैं, ये टेंस का ही टाइप होता है। तो जब भी परफेक्ट में किसी को लिखना है तो उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और जब भी आपको कंटिन्यूअस, चलायमान, लगातार चल रही है कोई चीज, तो उसमें फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी लगा करके इस्तेमाल करना पड़ता है। सर अब इसमें यह समझा दीजिए कि आपने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वॉक भी आता है, वॉक्स भी आता है, तो इसमें अंतर कैसे करेंगे? अगर ये दोनों ही एक कैटेगरी में, तो इनमें भी तो कुछ अंतर होगा। तो ध्यान सुनिए, जब भी आपको प्रेजेंट में एक बंदे के लिए लिखना हो, याद रखेंगे सिंगुलर, तो सिंगुलर वाली वर्ब जो होती है उसमें एस लगता है, और जब वर्ब प्लूरल होती है तो उसमें एस नहीं लगता है। मतलब एक वचन तो वॉक्स है और बहुवचन तो वॉक है। लेकिन चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, यानी एस लगाओ एस नहीं लगाओ, हर हाल में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल पूछ लूं कि भाई आप क्या बोलोगे, शी वॉक बोलोगे या शी वॉक्स बोलोगे? तो आपको क्या करना है, आपको ये पता हो चुका है कि सर अभी अभी आपने सिखाया कि जो वॉक्स है ये सिंगुलर है क्योंकि एस लगा है तो सिंगुलर है, और ये जो वॉक है इसमें एस नहीं है मतलब ये प्लूरल है।
ठीक है, और ये तो दोनों की दोनों वर्ब होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा एक चुने। तो कैसे चुनेंगे भाई, हमें मालूम है कि सर चाहे वॉक हो चाहे वॉक्स हो, ये है तो वर्ब और वो भी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी कौन सी फॉर्म है, दोनों की दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है, मालूम है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, दोनों की दोनों। लेकिन हमें एक चुनना है, तो जब भी हमें वर्ब मिल जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब मिल जाए चाहे मेन वर्ब मिल जाए, है तो दोनों की दोनों वर्ब, और वर्ब से इस तरफ क्या मिलता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आपको क्लियर करना हो कि वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, हमेशा वर्ब से इस तरफ चले जाओ, सब्जेक्ट को चेक कर लो। अगर सब्जेक्ट में लिखी हुई चीज सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अगर सब्जेक्ट में लिखी हुई चीज प्लूरल है तो फिर आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर आ जाइए भैया, हमें मिल गई दोनों वर्ब है, अब चाहे कोई भी वर्ब हो, है तो वर्ब ही, वर्ब से इस तरफ गया तो सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट में जो लिखा है उसको चेक करना है, और ये शी लिखा हुआ है, शी का मतलब एक बंदी होता है। अब एक बंदी है तो भाई ये सिंगुलर है, और अब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर किस में होता है दोस्तों, जब वॉक होता है कि वॉक्स होता है, तो मैंने आपको बता दिया जब आप एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर होता है, मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका, वॉक्स। इसलिए सही तरीका होता है शी वॉक नहीं, शी वॉक नहीं बोलते, शी वॉक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई, उसमें एस लगाते हैं। लेकिन मान लो मैं यही सेंटेंस आपको इस तरह से दे दूं और पूछूं दे वॉक लगाओगे या दे वॉक्स लगाओगे, तब आप क्या करोगे। अब आपको पता हो गया है, सर फिर से आपने दोनों लिख दिए, ये दोनों के दोनों फर्स्ट हैं और ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं होते हैं, तो ये मेन वर्ब में काउंट होंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये वॉक वाला प्लूरल होता है और एस वाला सिंगुलर होता है। अब इनमें चेक करने के लिए कि प्लूरल आएगा कि सिंगुलर, हमें वर्ब से इस तरफ जाना होता है, इस तरफ जाते हैं, जो भी मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। अब ये चेक कर लो कि सब्जेक्ट में क्या चीज लिखी हुई है और वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब ये दे है, अब हमें मालूम है कि दे जो होता है वो एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है अभी प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब भी फिर प्लूरल होगी, और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस नहीं लगा होता, यानी सही आंसर हो गया वॉक। तो ध्यान रखिए, दे वॉक बोलते हैं, दे वॉक्स नहीं बोलते, लेकिन ही वॉक्स बोलते हैं, शी वॉक्स बोलते हैं। जब एक एक बंदा होगा तो आपको सिंगुलर सिंगुलर, और जब एक से ज्यादा दे हो गए तो बस वॉक। समझ गए आप, है ना। तो दोनों की दोनों फर्स्ट फॉर्म होती है, बस सिंगुलर प्लूरल का अंतर होता है, और ये दोनों की दोनों जो होते हैं प्रेजेंट में ही आते हैं भाई। ठीक है, अब आपको पास्ट में लिखना है तो बस आप वॉक्ड बोल दो। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपसे कि सर ये परफेक्ट क्या होता है, तो उसको भी सुन लीजिए। ठीक है, सुनते जाइए, बस भटकिएगा मत। समझ पा रहे हो, देखो ध्यान से भाई, एक होता है एच वर्ड। ठीक है, एच वर्ड होता है ये। एच वर्ड क्या होता है दोस्तों, सुन लो ध्यान से। एच मतलब 3 एच होते हैं, 3 एच होते हैं भाई। एक को आप कहते हो हैज, ये देखो एच, एक को कहते हो आप हैव, और एक को कहते हो आप हैड। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इनमें भी अंतर, ये जो एच वर्ड है ना, इसी एच वर्ड को एक और नाम से जाना जाता है परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड भी कहते हैं इनको, इसी एच को परफेक्ट भी कहते हैं। और क्या मैंने भी बताया था कि परफेक्ट कहां भी पढ़ा आपने, कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है इसमें, बताया था ना अभी। परफेक्ट का मतलब ये देखो जरा यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, परफेक्ट में क्या इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब वापस आ जाओ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया है कि एच को भी परफेक्ट कहते हैं, और परफेक्ट में जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो थर्ड होती है। अभी इनको जोड़ना है अपने को, बस ध्यान सुनिएगा एक बार। हैज है, हैव है, हैड है, सर ये एच वर्ड होते हैं। एच वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत एच से शुरू होती है, इसलिए एच कहते हैं, इसी एच को परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी सुनना है आपको। अब ये चाहे हैज हो चाहे हैव हो, ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट में, ये वर्तमान में होते हैं। और ये जो आपका हैड है ये इस्तेमाल होता है आपका पास्ट में। क्लियर हो रही बात, ये आपका पास्ट में इस्तेमाल होता है, वो दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं भाई। अब सर प्रेजेंट में फिर से 2 शब्द आ रहे हैं, फिर अंतर कैसे होगा, फिर से जैसे पहले में हुआ था, जब आप वर्ब में फंसे थे तो आपने देखा था ना, वर्ब में दोनों आ रहे थे प्रेजेंट में। देखो वर्ब की फर्स्ट में मतलब प्रेजेंट, मतलब दोनों आ रहे थे, वॉक भी वॉक्स भी, तो अंदर कैसे हुआ था सिंगुलर प्लूरल का। बस सेम यहां पर भी ऐसी होने वाला है। तो इनमें से प्रेजेंट में जब भी आपको सिंगुलर लिखना हो तो आपको हैज लगाना होता है, और जब भी आपको प्लूरल लिखना हो तो आपको प्रेजेंट का हैव लगाना होता है। मतलब ये है कि वर्तमान में अगर आपको सिंगुलर लिखना है, प्रेजेंट में अगर सिंगुलर लिखना है, परफेक्ट में परफेक्ट वर्ड का कोई सिंगुलर लिखना है प्रेजेंट का तो हैज लगेगा, और परफेक्ट में अगर प्लूरल लिखना है किसका, एच वर्ड का, तो हैव लगेगा। और पास्ट में तो एक ही शब्द होता है। अब यही आपका सिंगुलर भी है, अब यही आपका प्लूरल है, मतलब एक बंदे के लिए भी हैड लगेगा, एक से ज्यादा बंदे के लिए भी हैड लगेगा। लेकिन प्रेजेंट में एक बंदे के लिए हैज लगता है, और प्रेजेंट में अगर एक से ज्यादा बंदे तो उनके लिए हैव लगता है। ये समझ में आ गया आपके। अब करना क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि चाहे ये कितने भी हो, हैज हैव हैड, याद है कहां पढ़े थे आपने इनको, यहां देखो जरा, ये देखें हैज हैव हैड, ये किस में आते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब में। और आपको दिख रहा है ना, अगर वर्ब को 2 तरीके से तोड़ा जाता है, एक बनती है हेल्पिंग वर्ब और एक बनती है मेन वर्ब, तो ये तो पहले लिखे गए हेल्पिंग वर्ब, मतलब आगे जो लिखे जाते हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और बाद में जो लिखे जाते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद तो कोई वर्ब आनी चाहिए।
तो वो जो वर्ब आएगी वो मेन होगी, फिर वो जो मेन वर्ब है वो तो कई कैटेगरी में बढ़ जाती है, तो कौन सी वाली अलाउड है? तो कैसे पता करेंगे भाई? अगर ये एक परफेक्ट वर्ड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब अगर एक परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब भी तो एक परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेन वर्ब कौन सी वाली परफेक्ट दिख रही है आपको? थर्ड दिख रही है। मतलब जब आप एच वर्ड लगाओगे हेल्पिंग में तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म की लगाओगे आप? वो भी परफेक्ट होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्या क्लियर हो रहा है आपको? आपको समझ में आ गई बात? यानी कि यहां देखिए जरा, अगर ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके इस तरफ जो आनी चाहिए वो मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब तो 4 फॉर्म में बढ़ती है, तो कौन सी लिखेंगे भाई? तो हमने देखा भैया कि हेल्पिंग वर्ब में हमने परफेक्ट लिख के रखे हैं, तो मेन वर्ब में भी हमको परफेक्ट लिखना पड़ेगा, और हमें मालूम है कि मेन वर्ब में परफेक्ट कौन सा होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर वर्ब लिख जाए और आपसे कोई पूछे कि ये सेकंड है कि थर्ड है तो कैसे पता करते हैं? तो देखो 2 तरीके, या तो आप लिख दो भाई हैज वॉक्ड, हैव वॉक्ड, हैड वॉक्ड, कुछ भी, और अगर ऐसे अकेला लिखा हुआ है तो अंतर देखिए जरा। जब जब एच लगा होगा तो आपको मालूम है ना, एच के साथ जो मेन वर्ब आती है वो कौन सी फॉर्म की होती है? थर्ड। लेकिन अगर यही एच आपने नहीं लगाया है, सिंपल वॉक्ड लिखा हुआ है, मतलब दोनों में ईडी तो लगा हुआ है, अंतर क्या है? एक बार एच वर्ड आपने इस्तेमाल किया और एक बार एच आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ईडी थर्ड बन जाएगा, और जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ईडी सिर्फ सेकंड फॉर्म बन जाएगा। क्लियर हो गया? यानी जब जब एच वर्ड होगा और ईडी लगाओ तो समझ जाइए ये ईडी अभी थर्ड है, और जब जब एच नहीं हो फिर ईडी लगाओ तो समझ जाइए कि ये ईडी अभी सेकंड है। क्या ये क्लियर हो गया प्यारे बंदो? बहुत बढ़िया, है ना? आप समझ गए मेरी बात? तो क्या बाबा आप अंतर बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे सर। ये वॉक्ड ईडी वाले जितने भी होते हैं, है ना, तो जैसे डांस्ड है, अब डांस्ड अगर कोई बोलेगा ईडी लगा हुआ इसमें तो समझ जाइए कि ये अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड कब बनेगी? सर हैज डांस लिखिए, हैव डांस्ड लिखिए, जैसे ही आप इसमें एच लगा करके डांस लिखेंगे तो मैं कह दूंगा सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ईडी है। क्लियर होगी बात? और अगर आपने आईएनजी लगा दिया तो कोई भी कह देगा फोर्थ है। अगर आप ये सब ईडी आईएनजी नहीं लगा रहे हैं, वॉक और एस हटाने और लगाने पे बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट है। फिर उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल देख लूंगा तो बता दूंगा मैं आपको। क्लियर हो गई बात दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, अब आती ये चीजें, है ना, अब क्लियर होंगी चीजें धीरे धीरे आपको। सर अभी अभी आपने बता दिया सब्जेक्ट वर्ब को, आपने बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर दिया, बहुत कुछ समझा दिया, बहुत दूर तक चले गए, हम एच वर्ड भी समझने चले गए, ठीक है। अभी ध्यान से देखेंगे सर, हमें क्वेश्चन टैग में क्या लिखना है? ये जो जगह खाली है आपने ये तो बता दिया, कॉमा शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। इतनी सारी पोथी पढ़ाई, इसमें करना क्या है? तो ध्यान सुनिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन टैग होता है इसी सेंटेंस की छाया होती है। छाया मतलब इसका जस्ट उल्टा बनेगा। वहां पर क्या उल्टा बनेगा? ये जो सब्जेक्ट आपको शुरू में दिख रहा है ये जाकर के यहां क्वेश्चन मार्क के लास्ट में लिखा मिलेगा आपको, मतलब इसको उठाना है और वहां ले जाना है, ठीक है। शुरू वाली चीज वहां लास्ट में चली जाती है, और यहां पे जो बाद में लिखा हुआ है वो यहां पर शुरू में आ जाएगा। लेकिन बाद में लिखे हुए तो ये जो वर्ब है ये दो तरीके से हो सकते हैं ना, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ सकते हैं। हमें कौन सा ले जाना है? तो याद रखिए कभी भी अपन मेन वर्ब नहीं ले जाते हैं, हमेशा सिर्फ किसको ले जाते हैं? किस पर बात होती है क्वेश्चन टैग में? हेल्पिंग वर्ब में। इसीलिए मैंने इतना सारा डिटेल में आपको बता दिया। देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, ये होंगी तो ही ये उधर जाएंगी, ठीक है। अब मान लो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अभी के लिए आपको याद रखना है कि वर्ब तो जाता है, लेकिन वर्ब भी कौन सा वाला जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जाएगा। समझ पा रहे हो? गलत सूख गया मेरा तुमको समझाते समझाते, ठीक है। बहुत ध्यान सुनेंगे भाई। चलिए अब मैं इसको ढंग से थोड़ा सा बना दूं आपके लिए, और ढंग से बना देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी, है ना, ये वर्ब है, इस तरफ ये सब्जेक्ट है, इस तरफ ये ऑब्जेक्ट है, कॉमा, और ये पिक्चर हो गई भाई अपनी, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि सर ये जो है ये तो दो तरीके से बटेगा, तो बांट दो भाई, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी, और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये सब्जेक्ट उठ करके कहाँ चला जाएगा? ये इधर पर चला जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और इनमें से सिर्फ कौन सा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब उठ करके चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से सुनिए, सेंटेंस कैसा है मैंने आपको बता दिया था ना। अगर सेंटेंस पॉजिटिव, अब इसमें नॉट नहीं दिख रहा है अभी, अगर ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बन जाएगा, और अगर यही सेंटेंस आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना आपके समझ में आ गया। सर अब ये थोड़ा सब्जेक्ट को समझा दिए, सब्जेक्ट होता क्या है? देखो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? अरे मच्छर पेज चेंज कर रहा है यार, बताओ। पूरे पेज चेंज कर दिए उसने, है ना, मच्छर ने चेंज कर दिए पेज वहां पे। इतना सेंसिटिव बोर्ड है ये। सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, है ना, तुम लोग अपना ध्यान नहीं भटकाना। मेरा भटक गया थोड़ी देर के लिए, और कब से बोल रहा हूँ कंटिन्यू। सुनो सुनो सुनो, सब्जेक्ट क्या होता है? पेन ही चेंज नहीं करने दिया यार, मच्छर ने हद है। सब्जेक्ट क्या होता है भाई? सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट एक जगह होती है दोस्तों
सब्जेक्ट कोई चैप्टर नहीं होता, ये सिर्फ जगह है। वर्ब से इस तरफ जो लिखा जाए वो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में लिखा क्या जाता है? सब्जेक्ट में लिखा जाता है नाउन और प्रोनाउन, ये होते हैं चैप्टर आपके, समझ गए? नाउन और प्रोनाउन से भरा होता है। तो ठीक है सर, अब क्या करना है? मतलब सब्जेक्ट सिर्फ जगह का नाम है, इसको तो भूल जाओ आप। आपको ये देखना है कि इसमें नाउन लिखा है कि प्रोनाउन लिखा है। ध्यान सुनिए, जो सब्जेक्ट आप वहां ले जा रहे हैं वो कैसा जाना चाहिए? क्या वो नाउन के फॉर्म में जाना चाहिए कि प्रोनाउन के? तो हमेशा याद रखिए सिर्फ प्रोनाउन ही जाएगा। यहां पर जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो वो प्रोनाउन ही होता है, कभी भी आप नाउन नहीं लिख सकते। सपोज करो यहां पर कोई नाउन लिखा है तो पहले उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ये प्रोनाउन उठ करके वहां जाएगा। समझ गया? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है? तो अब इनमें से कोई भी एक लिखा हो, आप अगर प्रोनाउन लिखा है तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, प्रोनाउन को प्रोनाउन वहां जाकर के पुट कर देना। लेकिन अगर नाउन लिखा है तो नाउन को पहले प्रोनाउन बनाना और फिर उसे चेंज कर देना। समझ गया? जैसे नाउन किसे कहते हैं भाई? नाउन का मतलब हो गया कोई भी नाम। तो जब आप ऐसे लिखते हो राम, तो ये नाम है, और नाम है तो नाउन है। लेकिन जैसे ही आपने राम की जगह पर लिख दिया ही, तो अब ये क्या है? अब ये इसकी जगह पर आया, और जो भी नाउन की जगह पर आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। भाई यही तो डेफिनेशन होती है इसकी। समझ गए आप सभी के सभी? तो ये ही हो गया और ये राम हो गया। तो अगर राम लिखा हुआ है यहां पे, तो उधर जाते वक्त इसे क्या बनाना पड़ेगा आपको? पहले से प्रोनाउन यानी ही, तो ही उधर जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहां सेंटेंस में ही लिखा है तो फिर से बदलने की जरूरत नहीं है, ही का ही वापस चला जाएगा। समझ गए मेरी बात आप सभी के सभी, है ना? होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए भाई आ जाते हैं वापस से अपने सेंटेंस में। चलो, जैसे कि देखो जरा यहाँ पे, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट है। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले तो कॉमा लगाओ भाई, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक? इतना कर लिया आपने। अब यहां पर देखिए, दिख रहा है, इस दिख रहा है सबको, मालूम है ना कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये दिख रहा है, अब चाहे जो भी हो हेल्पिंग वर्ब है तो इस तरफ क्या मिलता है हमें? सब्जेक्ट मिलता है। क्लियर होगी बात सभी के भाई? अब ये सब्जेक्ट में राहुल लिखा है यानी कि ये नाउन है, और मुझे मालूम है सब्जेक्ट यहां पर जाएगा, लेकिन क्या राहुल बन के जाएगा कि ही? ये राहुल है, ये ही बन जाएगा यहां पर आते आते। समझ में आ गया होगा सबके, है ना? प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हुए वहां ले जाऊंगा, और इज को तो इज ही रहने दूंगा, हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब क्या देखना है दोस्तों? अब ये देखना है कि सेंटेंस निगेटिव है कि पॉजिटिव। अब इसमें कहीं पर भी नो नॉट नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग इसका उल्टा निगेटिव बनना चाहिए। निगेटिव बनने के लिए क्या लगेगा यहां पर लगेगा नॉट। लेकिन एक चीज ध्यान सुनो, नॉट को लिखने का एक तरीका होता है, इसमें जो ओ होता है ना इसको हटा देते हैं, ऐसे एन लिखते हैं, अपोस्ट्रोफे, इस ओ को अपोस्ट्रोफे बना देते हैं, कॉमा की तरह दिखता है, अपोस्ट्रोफे ऊपर चढ़ा देते हैं और ऐसा टी लिख देते हैं। ये होता है नॉट। मतलब ये कभी भी नहीं लिखा जाता क्वेश्चन टैग में, हमेशा इस तरह से इसका शॉर्ट ये वाला फॉर्म लिखा जाता है। तो इज लिख दिया, एन अपोस्ट्रोफे टी, सही आंसर है इजंट ही। इजंट ही, समझ गए? राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, इजंट ही, है ना? राहुल एक अच्छा बंदा है, नहीं है क्या? ये जो आप बोलते हो नहीं है क्या, वही पढ़ रहे थे आप इतनी देर से क्वेश्चन टैग, समझे? साला मूंछों में से भी पसीना आ गया भाई, तुमको समझाते समझाते, पता नहीं कहाँ से आया होगा। चलो खैर, दे हैव अ कार। प्यारे बंदो, इसका कैसे बनाएंगे? बनाओ। अच्छा, इसका बनाते बनाते तुम्हारी हालत खराब हो जाए, इससे पहले ये इजी बनाओ। यू आर हंग्री, यू आर हंग्री। भाई क्या क्या दिख रहा है आपको? कॉमा लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है? अब ये प्रोनाउन है ना, यू तो एक प्रोनाउन होता है, तो ये तो एज इट इज का एज इट इज यहां पर चला आएगा उठ करके, ठीक है? आर मालूम है ना, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कोई चेंज नहीं करना है, इसको भी उठा करके यहां पे रख दो भाई, आर हो गया। अब ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव बनेगा। क्लियर होगी बात? तो इसमें क्या लगाना है दोस्तों? नॉट लगाना है, और नॉट लगाने का तरीका मैंने बता दिया, एन अपोस्ट्रोफी टी बन गया भाई आंट यू। आंट, आरंट यू मत पढ़ना देहातियों जैसे, है ना? आरंट आरंट करने लग जाओ तुम वहां पर जाकर के, ठीक है? क्या पढ़ते हैं इसे? आंट यू, आंट यू, है ना? थोड़ा स्वैग के साथ देते हुए आंट यू, समझ गए? तो यू आर हंग्री, आंट यू। भाई तुम भूखे हो, नहीं हो भूखे? समझ पाए? ऐसे पूछते जब अपन। भाई ही इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, बना दो भाई इसका भी फटाफट से क्वेश्चन टैग, ये लगा दिया यहां पर इतना। भाई आपको मालूम है इज उठ करके यहां पर आ जाएगा, और ही एक प्रोनाउन है तो उसको वैसे के वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? इसमें नॉट नहीं है तो बस नॉट यहां पर लगा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है भाई, ठीक है? अब ये तो बन गया, ही इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, इजंट ही। दूसरा वाला देखो, शी इजंट वेरी हैप्पी अबाउट हर न्यू जॉब। कुछ भी पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन टैग में कॉमा से शुरू, क्वेश्चन मार्क पे खत्म। हमें दिख रहा है कि शी है तो हम उठा करके शी ही रखेंगे, प्रोनाउन का प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब यहां पर इज लगा हुआ है तो यहां पर इज लगा दूंगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर इन्होंने नॉट पहले से लगाया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा, तो मतलब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। समझ गए? यानी शी इजंट वेरी हैप्पी अबाउट हर न्यू जॉब, तो क्या बनेगा इसका? इज शी, क्या है वो खुश? समझ पा रहे हो मेरे बंदो? लास्ट वाला देखो यहां पर, वी आर नॉट अलाउड टू लीव
कॉमा और क्वेश्चन मार्क पे खत्म। अब ये दिख रहा है आपको वी, वी तो एक प्रोनाउन होता है, तो ये उठ करके जब यहाँ आएगा तो वी ही बना रहेगा, है ना। आर एक हेल्पिंग वर्ब ही है, तो इसको भी उठा करके यहाँ ले आऊंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन अब इसमें नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो चुका है, और हमें जो चाहिए वो पॉजिटिव, तो बन गया भैया, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आर वी। तो वी आर नॉट अलाउड टू लीव आर वी। समझ पा रहे हो? सो तो नहीं गए प्यारे भाइयों? भाई एक बार चेक कर लो। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, ना आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा मैंने एच वर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। सर ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ चुके हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है, ये भी हमें मालूम है। अब आपको एक बार दिखेगा कि इसमें मेन वर्ब नहीं है, दूसरी वर्ब नहीं है ना। अब आ और कार, कार तो एक नाउन है, ये आर्टिकल है, वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें देखोगे आप ईडी लगा हुआ है, बता चुका हूं, ईडी है तो ये वर्ब है। अब अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सी वाली है, मेन वर्ब है, मालूम होगी ना आपको बात। और ये कौन सी वर्ब होगी, जब भी एच के साथ लिखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट वाली लगती है। ये भी क्लियर हो गया। यानी आसान भाषा में आप देख रहे हो कि दोनों में मैंने एच वर्ड तो लिखे, लेकिन एक में एच वर्ड में मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो कुछ अंतर पड़ेगा सर, सुन लेंगे ध्यान से, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर तो लोग बहुत सारा दे देते हैं भाई, इसके आंसर कैसे कैसे मिलते हैं, अब आप देखोगे तो चौंक जाओगे, है ना। कई लोग इसका आंसर दे देंगे मुझे, हैवंट दे क्वेश्चन मार्क, और ये इस तरह से बनेगा, कई लोग ये बना देते हैं, ठीक है। और कई लोग तो इसको हैव को ऐसा भी लिखते हैं, HAV, सिर्फ वी, ई नहीं लगाते, N' और ये दे, इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब इस ध्यान सुनेंगे, आपको समझ में आएगा, आप चौंक जाओगे कि ना इसका आंसर ये है और ना इसका आंसर ये है। तो आप बोलोगे सर हैव लगा, हेल्पिंग वर्ब है, तो जब इधर जाएंगे तो हैव भी तो जाएगा, है ना। और पहली चीज तो ये सीख लो कि हैवेंट को कभी भी ऐसा ही नहीं लिखते, हमेशा हैव पहले पूरा लिखाएगा HAVE, उसके बाद नॉट लगेगा, है ना। मतलब हैव में नॉट लगाने का तरीका ये नहीं होता है, ये जो लिखा है ना बिना ई वाला, हैव पूरा लिखना है, ये वाला सही है, ये वाला तरीका गलत, ये तो होता ही नहीं है, ये वाला तरीका होता ही नहीं है। कई लोग लेकिन फिर भी एग्जामिनर जानबूझ के लिख देते हैं आपको परेशान करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एच वर्ड के बारे में बता देता हूं कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आए तो क्या होता है और आ जाए तो क्या होता है, सुन लो। देखो दोस्तों, ये जो एच वर्ड है, इसके बगल में इसकी जो थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या, और अगर इसके बगल में इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई तो क्या, तो बस सुनना है आपको, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये एच वर्ड जो है ये रिपीट हो जाएगा। मतलब ये हो सकता है, किस केस में हो सकता है, जब एच के बगल में उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन मान लो नहीं आई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे अभी अपन ने देखा एक में नहीं थी एक में थी, नहीं आई तो क्या करना है, अब आपसे जब बोला जाए कि क्वेश्चन टैग बनाओ तब आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। सर तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, और आपने कहा था हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं, लेकिन अब मैं मना कर रहा हूं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आप उस एच को तो नहीं लिख सकते, हेल्पिंग वर्ब ही लिखोगे, लेकिन आप हैज हैव हैड वाले जितने होंगे वो नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, तो वो भी यहां पर नहीं चलेंगे। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी लेकिन एच नहीं आएगी। तो सर फिर क्या आती है, जब इनको नहीं लिख सकते तो फिर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इस्तेमाल कर लो डू फैमिली, है ना, डू फैमिली, डू की फैमिली इस्तेमाल कर लो। अब देखो डू किस में आएगा दोस्तों, पता है ना, आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, उनको छोड़ दो, अलग कर दो बिल्कुल, तो डू किस में आ जाएगा, मेन वर्ब में आ जाएगा। अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब तो भैया चार तरीके से लिखा जाता है, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड होती है, एक थर्ड होती है, एक फोर्थ होती है। फर्स्ट फॉर्म में आपने सुना होगा डू, सुना है आपने डस सुना होगा, तो आप समझ चुके हो कि ये प्रेजेंट है ना, जब भी ऐसे लिखते हैं। और जैसे इनको सेकंड में लिखना पड़े तो आपको डिड लिखना पड़ता है, तो ये पास्ट है, ठीक। और यहां पर क्या लिखोगे, डन, आपने डन सुना होगा, तो ये परफेक्ट होती है, ये परफेक्ट हो गई, ठीक। और जब आप इसमें लिखोगे तो क्या लगना चाहिए, आईएनजी, तो डू और आईएनजी लगा दो, डूइंग। यही तो बता रहा था मैं आपको, आपने सुने ना डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सब मेन वर्ब में, जब भी कोई चीज मेन वर्ब होती है तो चार फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। और ये डूइंग हो गई तो ये कंटिन्यूअस हो गई भैया, ठीक है, लगातार वाली। अब आप ध्यान सुनिए, मैंने यहाँ पे टेंस भी लिख दिए जानबूझ करके, क्यों, क्योंकि आपको ये देखना है कि यहां पर इन्होंने कौन सा वाला एच इस्तेमाल किया है, ठीक है। भाई एच वर्ड तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं दी है, तो फिर किसको इस्तेमाल करते हैं, डू को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डू के तो इतने सारे तरीके ना, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तो उस तक कैसे पहुंचोगे, उस तरफ उसी एच से पहुंचोगे। मान लो इसमें हैज आ जाए
ठीक है। या अब अगर इसमें हैज लिखा मिल गया तो हैज किसकी पहचान थी दोस्तों, इसने आपको तुरंत बोल दिया कि ये प्रेजेंट है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। डू का वो वाला हिस्सा चुनो जो प्रेजेंट में आता हो, तो प्रेजेंट में सिर्फ यही आता है, मतलब डू और डज पे बात होगी। अब सर डू और डज में भी चुनने के लिए फिर कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना, जब आप ईएस और बिना एस वाला लिखते हैं तो जो एस वाला लगा ये सिंगुलर होगा, और जो बिना एस वाला है वो प्लूरल होगा। तो डू मतलब प्लूरल और डज मतलब सिंगुलर। तो ये आंसर भी कहां से मिलेगा, मान लो उन्होंने हैज लिखा है, तो मालूम है ना प्रेजेंट में लिखते हैं हैज को, लेकिन हैज कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो मेरे पास आंसर आ गया प्रेजेंट और सिंगुलर। तो डू का भी प्रेजेंट और सिंगुलर चाहिए, तो डू की फैमिली से प्रेजेंट और सिंगुलर हो, तो प्रेजेंट में ये दो आते हैं और सिंगुलर में डज आता है, मतलब आंसर डज आ जाएगा यहां पर, समझ गए। लेकिन मान लो अगर यहां पे हैव आ जाए, तो आपको मालूम है ये हैव भी प्रेजेंट में आता है, लेकिन ये प्लूरल हो गया, तो मुझे डू की वो फैमिली उठानी पड़ेगी जो प्रेजेंट में और प्लूरल हो। तो प्रेजेंट में आता है डू और डज, लेकिन प्लूरल में आता है डू, यानी यहां पर आंसर फिर डू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। अब मान लो यहां पर हैड लिख दे वो, ठीक। अब हैड पहचान होती है पास्ट की, और हैड के पास भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, मतलब ये भी डू की फैमिली से उठाना पड़ेगा। तो हैड पास्ट में आता है, तो डू का वो उठाओ जो पास्ट में आता है, तो वो डिड आता है, मतलब यहां पर आपको डिड लिखना है। क्या आपके समझ में आ गया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, बहुत अच्छे से आ गया दोस्तों आपके, ठीक है। चलो अब जरा मुझे वो क्वेश्चन करके दिखा दो, बस हो गया फिर काम अपना, है ना। दे हैव अ कार, क्या आपको लगता है इसका आंसर हैवेंट हो सकता है, नहीं सर, क्योंकि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, मतलब ये डू से काम चलेगा। अब डू में देखो, पहले तो यहीं से परख लो पूरा, हैव किस में आता है, प्रेजेंट में, अभी बता दिया मैंने, और हैव किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट में, प्लूरल की पहचान होती है। अब डू का कौन सा चेहरा इस्तेमाल होगा, जो प्रेजेंट में लिखा जाए, तो डू और डज लिखा जाता है, ठीक है। डू और डज में से प्लूरल में कौन सा लिखा जाता है, अभी बताया मैंने डू, यानी यहां पर हैवेंट वेवेंट तो बात होनी नहीं थी, यहां पर बात होनी थी कॉमा से स्टार्ट हो, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, और यहां पे लगेगा डू, ठीक। अब इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगा दो, ये हो गया भैया, ये बना आपका हेल्पिंग वर्ब। और दे तो एक प्रोनाउन है, तो दे को दे रहने दो, समझ गए। तो ये है सही आंसर इसका। दे हैव अ कार का क्या बनता है, डोंट दे, दे हैव अ कार, डोंट दे, समझ पाए, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, सुन पा रहे हो ना बंदो। अब देखो जरा, एच के पास उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अब एच को बदलने की जरूरत नहीं है, तो बस कॉमा क्वेश्चन मार्क, भाई हैव का प्यारे बंदो, अब आप समझ चुके होंगे, पूरा हैव लिखते हैं, ये भी पता है आपको, और दे एक प्रोनाउन है तो पूरा का पूरा दे ही लिखते हैं भाई। अब इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगाना है, तो कैसे लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी और बन गया हैवेंट दे। तो याद रखिए कब हैवेंट दे बनता है और कब नहीं बनता है। ऐसा नहीं होता कि हर बार हैव होगा तो आप हैवेंट दे रट करके चले आओ, आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना, इसीलिए इसे बनाया ही था, ठीक है। आपको जैसा भी लगे प्लीज इसे कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, है ना। मैं फिर इसके, अभी ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद का जो है थोड़ा सा जो लेवल होते हैं क्वेश्चन टैग में, उन पर भी बात करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए। और बस अब क्या करोगे, हो गया।